Hello, myself Puneet Syal. Welcome you all to our revision lectures for +1. आज हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज की रिवीजन। इसके लिए मैंने अप्रॉक्स 36 जर्नल एंट्रीज आपके लिए सेलेक्ट की हैं, तो हम इन एंट्रीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे फटाफट से और साथ में इनका बेसिक डिस्कस करेंगे पूरे जर्नल चैप्टर से। जो हमें लगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन एंट्रीज में, आइए इनको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ साथ मिलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ये शीट को डाउनलोड करने के लिए, तो आप खुद डाउनलोड करके सेल्फ प्रैक्टिस करके साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी के बच्चे चलिए मेरे साथ रिवीजन का काम करते हैं। सो दिस इज अवर पार्ट 1 फॉर द चैप्टर जर्नल। पुराने लेक्चर्स में आप इन चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। जर्नल इज अवर फर्स्ट बुक, प्राइमरी बुक, तो जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो सर इसमें हमारे पास ये है जर्नल का फॉर्मेट। डेट वाले कॉलम में हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, थ्योरी के लिए ये चीज़ें और बेसिक समझने के लिए भी। पर्टिकुलर्स में हमारे पास जर्नल एंट्री लिखी जाती है अलॉन्ग विद द नरेशन। लेजर फॉलियो मतलब द पेज ऑफ लेजर, जहां पर इस एंट्री की पोस्टिंग की गई है वो यहां पर सामने आ जाएगा। डेबिट रुपीज में डेबिट वाले अमाउंट, क्रेडिट रुपीज में क्रेडिट वाली अमाउंट। लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री हमारे पास है रेंट रिसीव्ड ₹5,000। रेंट रिसीव्ड सर हमारे लिए रेवेन्यू है। रिसीव हुआ कुछ भी नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे कैश में रिसीव हुआ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट को डेबिट करने का कारण एसेट में इंक्रीज हुआ। सो रेंट रिसीव्ड इज माय इनकम रेवेन्यू, तो सर रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे टू रेंट इनकम अकाउंट। सर इसको क्रेडिट करने का कारण रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, ये जो हम डेबिट या क्रेडिट के रूल्स कर रहे हैं। अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 5,000 और 5,000। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग रेंट इनकम रिसीव्ड और बीइंग रेंट रिसीव्ड। इतना लिखकर पूरी एंट्री कंप्लीट। डेट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप डेट लिखेंगे, अदरवाइज आप सीरियल नंबर लिखकर काम कर देंगे। इससे हमारा ये सारा काम कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं उनमें मैं बेसिक्स पर फोकस करूंगा। एज यू कैन सी नरेशन इज टोटली सेम और मोस्टली सेम जो क्वेश्चन में गिवन होती है, तो हम नरेशन को बार बार नहीं लिखेंगे। मैं आगे वाली एंट्रीज में सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करूंगा। नेक्स्ट आइए, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब रिसीव नहीं हुआ है लेकिन ड्यू हो चुका है। नाउ यहां पर हमें याद आता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लेना उस बेसिस, एक्रूअल बेसिस पर, दैट इज एज रिकॉर्ड एज एंड व्हेन दे अकर एंड नॉट व्हेन दे आर सेटल्ड। तो मेरा रेंट अगर ड्यू हो चुका है, एक्रू हो चुका है, रिसीव चाहे नहीं हुआ, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम इनकम को क्रेडिट कर देंगे टू रेंट इनकम अकाउंट। तो सर ऊपर वाले केस में आपने देखा कैश मिला था तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया था, यहां कैश नहीं मिला है तो मैं एक्रूड रेंट नाम का एसेट दिखाऊंगा। तो सर एंट्री विल बी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट to rent income, revenue increased and asset increase कर दिया। अब यहां मैंने लिखा नहीं है, लेकिन next year when this rent will be received, अगर ये रेंट मुझे रिसीव होता है तो सर रिसीव होगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सर अगर कैश डेबिट हो रहा है तो अब क्या ये उस साल की इनकम है? अगर उस साल की इनकम होगी तो उस साल के लिए रेंट इनकम आएगा। बट अगर मैं पिछले साल का रेंट अगले साल में रिसीव कर रहा हूं, यानी इस साल में अगर पिछले साल का रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो सर मेरा एक एसेट एक्सपायर हो रहा है,
यहां पर आएगा टू एक्रूड रेंट अकाउंट। यहां पर रेंट इनकम नहीं आएगा, बिकॉज इनकम को मैं तब रिकॉग्नाइज करूंगा अगर वो इसी साल की है। चलिए, ये एक्स्ट्रा में था। नेक्स्ट आइए, रेंट रिसीव्ड आ गया है सर, तो पैसों में आ जाएंगे कैश अकाउंट वाले भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करने के बाद सर टू रेंट इनकम लिख दूं सर, एक्रूअल बेसिस बोला था जब ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है। ये रेंट मुझे मिल तो चुका है लेकिन ये में भी ड्यू नहीं हुआ है, इसके अगेंस्ट मैंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है। इट इज इन एडवांस, एडवांस में आया है तो इसके अगेंस्ट सभी सर्विसेज प्रोवाइड करने की लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो रेंट इनकम की जगह हम वर्ड यूज करते हैं सर एडवांस रेंट। कैश तो आया है तो कैश तो रहेगा ही, एसेट इंक्रीज, ये मेरी लायबिलिटी इंक्रीज टू एडवांस रेंट अकाउंट। ये थी हमारी नन्ही मुन्नी रेंट इनकम से जुड़ी हुई एंट्रीज। सर इसका भी ट्रीटमेंट बता दीजिए। लोन मेरे लाल, नेक्स्ट ईयर में इस एंट्री को आप कैसे सेटल करेंगे? मार्च में मैंने अप्रैल के महीने का रेंट रिसीव कर लिया तो मैंने बोला कैश डेबिट टू एडवांस रेंट, लेकिन अगले साल क्या ये मेरी लायबिलिटी रहेगा? नो सर, अगले साल मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, तो अप्रैल एंड में या अगले साल के मार्च एंड में जब भी मैं इसको सेटल करना चाहता हूं, एडवांस रेंट नाम की लायबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म होने के कारण डेबिट टू रेंट इनकम अकाउंट, अमाउंट सेम 5000। नेक्स्ट ईयर दिस लायबिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड। सर क्या नन्ही मुन्नी सी एंट्री, एक बार बताना है ना मेरे लाल। खर्चा है, एक्सपेंस इंक्रीज, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए की एंट्री? 5000। सर इसमें क्या खास था? कुछ भी नहीं, दिल की तसल्ली के लिए जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब आइए, जैसे रेंटल इनकम की बातें हुई थी, अब खर्चों की उसी प्रकार से बातें की जाएंगी। सैलरी ड्यू हो चुकी है बट नॉट पेड, लेकिन अभी पे नहीं हुई है। फिर से एक्रूअल कंसेप्ट, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हुई रिकॉर्ड कर लो, सेटलमेंट को बाद में देखेंगे। तो ड्यू हो चुकी है तो खर्चा रिकॉर्ड करना है। जो पहलू दिमाग में आता है उसको सोचिए। सैलरी अकाउंट डेबिट, मैंने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। देन टू में क्या आएगा सर आपके पास? अगर तो मैं पेमेंट कर रहा था तो मेरा कैश जा रहा था, मैंने कैश को डिक्रीज करने के लिए, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर मैंने अभी सैलरी का खर्चा तो दिखा दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, सो इट इज माय लायबिलिटी। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। एग्जाम्पल के लिए मार्च के महीने में मैंने अभी कोई सैलरी पे नहीं की, लेकिन 31 मार्च को मैं ये एंट्री बनाऊंगा कि मैं इस साल की सैलरी पे नहीं कर पाया, ये मेरी लायबिलिटी है। इसके बाद सर नेक्स्ट ईयर व्हेन दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड, जब इसकी पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री बनेगी। अगले साल मैंने मार्च के महीने की सैलरी मैंने अप्रैल में पे की, सो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में नया स्टार्ट हो चुका है, तो आप पिछले साल की सैलरी इस साल पे कर रहे हैं। तो यहां पे कभी भी सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, रादर इट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जब आप नेक्स्ट ईयर में इसकी पेमेंट करेंगे। 5000 और 5000 अमाउंट इज इमैटेरियल। नेक्स्ट है जी सैलरी पेड इन एडवांस। अब अप्रैल में सैलरी ड्यू थी, एम्प्लॉय आके कहता सर जी मेरे को तो सैलरी दे दो, क्या अब मैं खर्चा दिखा सकता हूं? नहीं, खर्चा क्योंकि वो अप्रैल का है, मार्च तक के खर्चे दिखाएंगे। तो सर सैलरी अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा, लेकिन मेरी जेब से कैश जा रहा है, कैश तो पक्का ही क्रेडिट होगा, एसेट डिक्रीज। अब सर मैंने जो एडवांस में सैलरी दे दी उसके लिए मैं उनसे अगले साल में सर्विसेज लूंगा, सो एडवांस और
प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सर ये मेरे लिए क्या बन चुका है, मैंने जो एडवांस सैलरी दे दी दैट इज माय एसेट। इसके लिए मैं अगले साल में सर्विसेज रिसीव कर लूंगा अपने एम्प्लॉय से। नेक्स्ट, ये जो मैंने एडवांस सैलरी दे दी है अगले साल ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल जब ये एक्सपायर होगी तो ये खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्रैल के महीने में एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा, लेकिन मैं उसको सैलरी में कैश पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी पिछले साल कैश दे चुका हूं। तो सर सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज करना है टू एडवांस और प्रीपेड सैलरी कि भाई साहब जो आपने एसेट रिकॉग्नाइज कर रखा था एम्प्लॉय ने उसके बदले में सर्विसेज दे दी हैं, नाउ द एसेट हैज बीन एक्सपायर्ड। डन। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके लिए हम नन्ना सा चार्ट देखते हैं। हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था दो लोग हैं भाई साहब, प्रोप्राइटर और बिजनेस। अब अगर तो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है, प्लस करता है, तो हम प्लस करने के लिए कैपिटल अकाउंट को यूज करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो प्रोप्राइटर का जो दूसरा अकाउंट है, अगर प्रोप्राइटर पैसे विड्रॉ करता है तो सर हम ड्राइंग्स अकाउंट की हेल्प लेते हैं। अब कैपिटल, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया, प्लस किया, तो सर क्या है ये कैपिटल। बिजनेस ने प्रोप्राइटर्स को पैसा दिया, सर प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला, माइनस दिस इज अवर ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए। जब इंटरेस्ट की बात करें, प्रिंसिपल बेसिक सा सेम रहेगा, जो पैसे को यूज कर रहा है द पर्सन विल पे द इंटरेस्ट। अब सर अगर बिजनेस पैसे यूज कर रहे हैं तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा, प्रोप्राइटर पैसे यूज कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर देगा। अब आइए कैपिटल में पैसे कौन यूज कर रहा है, सर बिजनेस यूज कर रहा है, सो बिजनेस विल पे द इंटरेस्ट। बुक्स किसके हिसाब से बनती हैं, बिजनेस के हिसाब से, तो बिजनेस के लिए आ जाएगा खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके लिए बन जाएगा एक्सपेंस। अब पैसे प्रोप्राइटर को देने हैं, बिजनेस ने देने हैं। बिजनेस जब पैसे देगा तो कौन से अकाउंट में, ये कभी कैश में पे नहीं होंगे, ये उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिससे इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिमिलरली जब आप ड्राइंग्स पर आएंगे, ड्राइंग्स में प्रोप्राइटर पैसा यूज कर रहा है तो इंटरेस्ट भी कौन पे करेगा, सर प्रोप्राइटर पे करेगा। तो बिजनेस के लिए ये अमाउंट इनकम बन जाती है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और सर डेबिट, प्रोप्राइटर से पैसा लेना है, माइनस करना है उसके अकाउंट में से, तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, जिससे इसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। सो दीज लॉजिक्स वर सिंपल। आइए लिखने का काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बुक्स बना रहे हैं सर। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पेमेंट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या कैश ना सर, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए 1000 रुपए। देन ये मेरा है एक्सपेंस, इससे मेरी कैपिटल, प्रोप्राइटर को पैसे देंगे तो उसकी कैपिटल ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेवेन्यू इंक्रीज। डेबिट किससे करेंगे सर, उससे पैसा लेना है कि बेटा पैसे दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये हमारी कैपिटल डिक्रीज 200 रुपए। फिर आइए गुड्स परचेज। अरे सर जी क्या एंट्री है ये, लल्लू सी, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, जो भी अमाउंट दी हुई होगी, गुड्स परचेज 10,000। अब इस परचेजेस के हम अलग अलग यूजेस देखेंगे कि जो गुड्स परचेज हैं उनका और क्या क्या यूज हो सकता है। एक तो बिजनेस में वो सेल हो जाती है, सेल हो जाती है तो बड़ी सिंपल एंट्री, कैश टू सेल या डेटर कस्टमर टू सेल। अब यहां पे इन गुड्स को क्या कर दिया, डोनेट। जब गुड्स को डोनेट कर दिया, फिर देखेंगे विड्रॉ कर लिया, फिर देखेंगे विड्रॉ कर लिया, कभी पर्सनल यूज के लिए, कभी फर्नीचर एंड सो ऑन। तो जब बिजनेस में अगर तो गुड्स को सेल किया जा रहा है,
फिर तो सेल अकाउंट यूज कर लो। लेकिन अगर गुड्स को किसी भी और कारण से यूज किया जा रहा है, हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का पर्पस बड़ा सिंपल था। क्या था कि सर मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, उसमें से मैंने 20,000 की गुड्स चाहे दान कर दी, चाहे घर पर ले गया, चाहे मैंने उसको एडवर्टीजमेंट में यूज कर लिया। शॉर्ट में फंडा इतना बनता है कि वो गुड्स ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं हुई। तो जब ट्रेडिंग के लिए यूज ही नहीं हुई तो वो ट्रेडिंग में जानी भी नहीं चाहिए। इसलिए 1 लाख में से मैं 20,000 माइनस कर दूंगा परचेज को क्रेडिट करके कि दीज गुड्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग। तो गुड्स डोनेटेड, जब डोनेट हुई तो बिजनेस से बाहर गई, लेकिन बेचा नहीं गया। तो 2 परचेजेस। ठीक है सर। अब डोनेशन इज योर एक्सपेंस, तो डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट लिख सकते हैं आप। बुक्स इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करती हैं, चैरिटी अकाउंट। दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, डेबिट। अब बात आती है अमाउंट की। सर कॉस्ट पर लूँ या सेलिंग पर? मैं डोनेशन कर रहा हूँ, कल को मैं कह रहा हूँ मेरा 15,000 का खर्चा है जिसमें मेरी कॉस्ट 10,000 है, माने मेरे को खर्चे में भी प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कभी भी ऐसी चीज़ें जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, दे ऑलवेज गो ऑन द कॉस्ट प्राइस, उसके लिए हम कभी भी सेलिंग प्राइस यूज नहीं करेंगे। सो द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसको हमने खुद यूज किया है। देन तो सर जी परचेजेस नाम का एक्सपेंस मैंने कम कर दिया कि ये ट्रेडिंग में नहीं जा रही हैं, और डोनेशन नाम का एक्सपेंस मैंने रेज कर दिया। फिर आते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सर एक बात तो श्योर है, क्या कॉस्ट और सेलिंग में से कौन सी चीज लेंगे? सर कॉस्ट। किसको कम करना है? परचेज का एक्सपेंस कम कर दो कि ये गुड तो ट्रेडिंग में गई ही नहीं। डेबिट क्या करना है? पर्सनल यूज में क्या डेबिट करते हो मेरे लाल? ड्रॉइंग्स अकाउंट। सिंपल एज दैट। तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई और एक्सपेंस क्या हो गया सर जी? डिक्रीज परचेज नाम का। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आइए गुड्स का यूज। फर्नीचर बना लिया जी गुड्स से। गुड्स तो गई ना, बिजनेस की यूज में यूज हुई। हाँ जी बिजनेस के लिए यूज हुई, तो टू परचेज अकाउंट। हाउ मच? 10,000। इसके बाद डेबिट क्या करेंगे सर? फर्नीचर बन गया तो एक एसेट जनरेट हुआ, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जो गुड्स यूज हुई हैं 10,000 रुपए की। 2 फिर से गुड्स कम हुई ना? बिल्कुल कम हुई, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें मैंने 1, 2 और 3 इंश्योरेंस जुड़े हुए पॉइंट भी कवर कर दिए। तो सर ये जो हमारा नुकसान हुआ था ना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया 8,000 रुपए का। तो सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट मैंने क्या कर दिया? डेबिट। 2 सर ये मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, इस एसेट के कारण मेरा लॉस कम हुआ, तो 2 लॉस बाय फायर। ध्यान से देखिए मेरा 10,000 रुपए का लॉस था, उसमें इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 8 तो मेरे से ले लेना तुम। तो सर जी जो 8 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी उससे मेरा लॉस कम हो जाएगा, एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। देन सर मुझे ना ये क्लेम रिसीव हो गया तो पैसा आ गया। अब यहां पर बात आती है, बच्चे कहते हैं सर जी वो कैश में लेंगे या बैंक में लेंगे? क्लेम्स के लिए जनरली चेक ही मिलते हैं, कैश यूज नहीं होता। तो हम हमेशा कौन सा अकाउंट लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2। सर हमने इंश्योरेंस कंपनी को एसेट दिखा रखा है बुक्स में। यस सर। तो उससे जो पैसे लेने थे उसने दे दिए, तो वो एसेट क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस। बैंक नाम का एसेट इंक्रीज। कितने रुपए का क्लेम था आपका? 8,000 रुपए। नेक्स्ट आइए गुड्स सोल्ड। और हमें क्या मिला गुड्स बेचने के बदले में? बिल्स रिसीवेबल। तो सर बिल्स रिसीवेबल इज माय एसेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सेल्स है तो 2 सेल्स अकाउंट। 20,000 और 20,000 एक एसेट इंक्रीज और उसकी तरफ दूसरा रेवेन्यू इंक्रीज। नेक्स्ट
एक बिल था ड्यू डेट को ऑनर हो गया। ऑनर मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट को जो मेरे पास एक बिल था मैंने उसके एक्सेप्टर को दिखाया और उसने मुझे पेमेंट कर दी। मनी के कैश आ गया। पैसा किसके थ्रू आता है इसका भी, बैंक कैश नहीं लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कि मेरे बैंक में पैसा आ गया और मैंने जो जैसे ये बिल रिसीवेबल नाम का एसेट रिकॉर्ड किया था ये मेरी जेब से चला गया। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट आइए, एक मेरे पास ना बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट पड़ा था, मैंने उसको डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि भाई बिल की मैच्योरिटी में अभी समय बाकी है लेकिन मेरे को पैसे आज के आज चाहिए, तो मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक वालों को बोलता हूँ कि सर आज आप मेरे को इसका पैसा दे दो, 3 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी ये बिल ड्यू होएगा आप इसके एक्सेप्टर के पास जाना और वो आपको इसकी पेमेंट कर देगा। तो प्रैक्टिकली बैंक आज मुझे पैसे दे देता है, उसको पैसे 2-3 महीने बाद मिलते हैं। सो आई एम यूजिंग बैंक्स मनी। तो बैंक मुझसे इसके लिए कुछ चार्जेस ले लेता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो सर अगर बिल डिस्काउंट करवाया गया, कितने रुपए का बिल है, 10,000 रुपए का, 3 महीने पड़े हैं, 12% का डिस्काउंट है, मतलब बैंक ने 3 महीने मुझे पैसा यूज करने के लिए दिया 12% के रेट पर। तो सर डिस्काउंट की अमाउंट क्या होगी, 10,000 रुपए का बिल, 12% का डिस्काउंट रेट इंटू 3/12, तो ये खेल के कितना आ जाएगा, 300 रुपए मात्र। अब सर जी अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी सर, पैसा मिला बैंक से, आपने बिल डिस्काउंट करवाया, ये सर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिले, 9700, 10,000 में से, तो एसेट इंक्रीज हो गया। फिर डिस्काउंट ऑन बिल या डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 300। टू मेरा एसेट कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल नाम का, कितने रुपए का, 10,000। गॉट इट। कैलकुलेशन चाहे तो मैं दोबारा लिख देता हूं, 10,000 इंटू 12% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 300 रुपए। नेक्स्ट आइए, वी आर रिटायर्ड। डिस्काउंटिंग और रिटायर्ड वर्ड में क्या फर्क रहता है। डिस्काउंटिंग जब आप करवाते हैं तो आप जाते हैं बैंक के पास, रिटायरमेंट जब करवाते हैं तो मतलब ये जिसकी लायबिलिटी थी, जिसके लिए ये बिल्स पेएबल था, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, तो जिससे हमने पैसे लेने थे उसी बंदे ने समय से पहले पेमेंट कर दी। तो जब वही बंदा समय से पहले पेमेंट कर रहा है तो वर्ड कौन सा यूज होता है, रिटायर्ड। तो बिल रिटायर होगा, बिल कितने समय का था, 3 महीने का, रिटायर कब हो रहा है, 2 महीने पहले। तो डिस्काउंट कौन सा काउंट करेंगे, 3 या 2, सर 2 महीने का डिस्काउंट काउंट करेंगे। 1 महीना तो बिल हमने रखा, तो हम 3 महीने के पैसे क्यों देंगे, कितना समय बचा है, 2 महीने। तो जो हम डिस्काउंट की पेमेंट करेंगे वो 2 महीने की करेंगे, ना कि 3 महीने, चाहे बिल कितने समय का था, 3 महीने का, बिफोर मैच्योरिटी। यहां पर डिस्काउंट कितना रहा, 6%। अब जो भी अमाउंट रहेगी सर, एक तो मेरे को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर सर सेम डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट की जगह वर्ड जो है वो यहां पर रिबेट ऑन बिल और रिबेट चार्जेस यूज कर लिया जाएगा। रिटायरमेंट के लिए बिल्स में ये वर्ड यूज होते हैं। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल मेरा गया कितने का, 10,000 का, रिबेट की अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 10,000 इंटू 6% इंटू 2 महीने का डिस्काउंट चाहिए मुझे आउट ऑफ 12, बिकॉज दोनों केसेस में जो रेट है वो क्या है, पर एनम। तो सर 6222 डिश 100 रुपए का डिस्काउंट, 9900 की हमारी ये एंट्री। फिर आइए सर, एक बिल मिला था सनी जी से जो कि क्या हो चुका है, डिसऑनर। सनी से बिल मिला था, हमने ड्यू डेट को सनी को दिया और लेकिन क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब सनी ने पेमेंट नहीं करी। तो सर जी एक बात तो श्योर है, वो बिल जो अब डिसऑनर हो चुका है, अब वो मेरा एसेट नहीं है। तो सबसे पहले तो एसेट कम कीजिए, 2BR खत्म हो गया सर जी ये एसेट मेरा, कितने रुपए का बिल, 8,000। अब बिल तो खत्म हो गया, लेकिन क्या उस बिल के खत्म होने पर मेरा कोई और एसेट जनरेट हो रहा है, यस, वो जो कागजों में एसेट था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब मैंने इस सनी से पैसे लेने हैं। तो मिस्टर सनी
डेबिट 8,000 टू BR, ये मेरा नया एसेट जनरेट हो गया। नेक्स्ट आइए, एक बिल मिला था कुमार से, वो ट्रांसफर कर दिया किसको? Z को। हमें कोई बिल मिला, मेरे लिए वो क्या है? एसेट। मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया, सो इट इज जस्ट एन एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग एन एसेट। तो एसेट दे दिया मतलब मेरी जेब से बिल गया, मेरा एसेट रिड्यूस हो गया, तो एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब किसको दिया? Z को, माने Z मेरे लिए क्या था? लायबिलिटी, उसके पैसे देने थे तभी उसको दिया, तो मिस्टर Z डेबिट, ये मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो Z को अगर बिल दिया तो टू BR Z डेबिट, आसान। नेक्स्ट और भी आसान, हमने एक बिल पेबल या तो इशू किया या एक्सेप्ट किया। हमने किसी से गुड्स खरीदी थी, पैसे देने थे, तो हमने बोला लो भाई साहब साइन कर रहे हैं बिल के ऊपर। एंट्री सिंपल, परचेज की है तो परचेज इज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज 50,000 रुपए टू, सर ये बिल पेबल नाम की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी टू बिल्स पेबल अकाउंट। अच्छा, अगर बिल्स पेबल ना होता तो हम क्रेडिटर के नाम पर, सप्लायर के नाम पर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लायबिलिटी की। अब वो बंदे के नाम पर पर्सनल लायबिलिटी छोड़कर कागजों में लायबिलिटी, बिल्स पेबल। नेक्स्ट आइए, इंसॉल्वेंसी से जुड़ा हुआ केस, सिर्फ 2 एंट्रीज। एक्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, 3,000 पे किए, कितने में से? 10,000 ड्यू थे एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ इंसॉल्वेंसी में जब तक आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, आप बैड डेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो सर पहली इंस्टॉलमेंट दी है, फाइनल वर्ड नहीं है, सो इट इज जस्ट एन एंट्री ऑफ सिंपल पेमेंट। बैड डेट्स कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बैड डेट रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे को कौन सा वर्ड चाहिए? फाइनल इंस्टॉलमेंट और लास्ट पेमेंट, या फिर वर्ड लिखे इसके बाद कुछ भी रिकवरेबल नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो सिंपल है। किसी से कितने लेने थे? 10,000, कितने मिले हैं? 3,000, तो लीव इट, बाकी के आ जाएंगे समय आने पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसे मिले? मिस्टर एक्स, कितने? 3,000 रुपए। साथ ही उसने बोल दिया, एक्स ने अपनी फाइनल इंस्टॉलमेंट दे दी, अब मुझे बैड डेट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वर्ड फाइनल। अब सर टोटल कितने थे? 10 में से कितने दे चुका है? ऑलरेडी 3। कितने ड्यू हैं? 7। 7,000 ड्यू, उसमें से कितने आ गए? 2,500। 7 में से 2,500, सर 4,500 रुपए क्या बन जाएंगे मेरे? बैड डेट्स। तो सर कैश अकाउंट डेबिट, आप यहां पे कैश भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन चेक कहता है तो बैंक भी लिख सकते हैं। जनरली आप कैश का सहारा लीजिएगा बुक्स जो लेती हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी के केस में भी प्रेफरेबल हमेशा बैंक होता है रियल लाइफ में, बिकॉज द पेमेंट्स आर रिसीव्ड जनरली थ्रू द चेक एंड नॉट बाय कैश। आपकी बुक्स कैश लिखती हैं तो आप कैश मान के चलेंगे, अगर कहीं दे रखा है तो बैंक, आप बैंक मान के चलेंगे। तो मैं यहां पर कैश मान के काम कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला? 2,500 रुपए। फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के बैड डेट्स है सर? 4,500 रुपए टू मिस्टर एक्स, 7,000 रुपए। उसका खाता मैंने राइट ऑफ कर दिया। देखो 7 यहां पे आ गया, 3 यहां पे, 10,000 खत्म। नेक्स्ट आइए, फर्नीचर खरीदा मैसेज AS फर्नीचर स्टोर में। ये जो मैं आपको एंट्री बताने जा रहा हूं, इसमें आपको जब क्वेश्चन शुरू होगा, बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है, उसमें सिंपली लिखा होता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मैसेज दिस 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 दिस, और बच्चा क्वेश्चन शुरू कर देता है, ध्यान ही नहीं रहता कि ऊपर क्या लिखा हुआ था। यहां पर अगर आपके पास ऊपर देता है कि एक फर्नीचर स्टोर है और उसने फर्नीचर खरीदा, उसके लिए ये गुड्स मानी जाएंगी, कौन सा अकाउंट आएगा? परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू, सर जी गुड्स परचेज किए तो टू
फर्नीचर परचेज फॉर 50,000। अब अगर तो नाम दिया होता तो मैं सप्लायर लिखता, यहां पर कुछ नहीं दिया है तो हम कैश मान के चलेंगे, टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक, मेन जो फंडा था इसमें यह था कि परचेजेज वर्ड आएगा, फर्नीचर वर्ड नहीं आएगा। देन फर्नीचर परचेज बाय मैसेज XYZ ट्रेडर्स। इस बार ये भी आपको पहली लाइन में दिया होगा, ये क्या है, डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इनके लिए ये फर्नीचर गुड्स नहीं है, क्या है, एसेट। तो कौन सा अकाउंट आप यूज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपए। तो यहां पर फर्नीचर है एसेट और ऊपर वाले केस में फर्नीचर हमारे लिए थी गुड्स। नेक्स्ट आइए, 100 शेयर खरीदे 50 रुपए पर, शेयर खरीदे तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, एसेट आ गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। अमाउंट देख लेते हैं, 50 इंटू 100 5,000 रुपए सर, क्या दिक्कत है। लेकिन साथ ही बोलते हैं हमने इसके ऊपर खरीदने के लिए ना ब्रोकरेज भी दी 100 रुपया। अब दो केसेस होते हैं, या तो आप गुड्स खरीदते हैं या अदर केसेस हैं। इनमें जब ब्रोकरेज दे रहे हैं, गुड्स खरीदते हुए अगर ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो उसको आप सेपरेट रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यही अगर अदर केसेस हैं, कोई एसेट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, उसको खरीदते हुए ब्रोकरेज दे रहे हो, परचेज के केस में वो क्या हो जाएगी, एड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। सेल के केस में एग्जांपल के लिए यहां पर पहले परचेज पर आते हैं, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 50 इंटू 100 5,000 रुपए के शेयर थे, 100 रुपए मेरे को ब्रोकरेज देनी पड़ी। तो मैं ये मान के चलता ब्रोकरेज को कभी अलग रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि मेरे को शेयर कितने के पड़े, 5100 के, कॉस्ट में ऐड हो गया। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ब्रोकरेज ऑब्लिक अदर एक्सपेंसेस लाइक कमीशन। इनको गुड्स के लिए अगर आप कमीशन दे रहे हैं, गुड्स के लिए ब्रोकरेज दे रहे हैं, सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अदर केसेस में आप, परचेज है तो एडिंग कॉस्ट ऑफ एसेट, सेल है तो सेल में कैसे सर, कहते हैं जो ऊपर वाले शेयर थे ना कितने के बेच दिए, 7,000 के, और फिर ब्रोकरेज कितनी दी, 200। तो आप ये मान के चलेंगे, यहां पर भी आप सेपरेट रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, 7,000 की टोटल सेल करी इनकी, 200 रुपए किस चीज के कट गए, ब्रोकरेज के। तो नेट आपको 6,800 रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 6,800। तो जब सेल का केस आएगा तो आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल के केस में डिडक्ट फ्रॉम सेल प्राइस, खत्म, क्लियर। चलिए अब आइए, यहां पर अगर मैं प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना चाहूं, करना चाहिए कि नहीं, यस। गुड्स के केस में प्रॉफिट को यहां पर चाहे तो लिख लीजिए, ये एक्सपेंसेस की बातें आ गई, ये प्रॉफिट रिकॉग्निशन। गुड्स के केस में क्या प्रॉफिट रिकॉग्निशन करते हैं सेपरेटली, नो सर। अदर एसेट वगैरह के केस में सेपरेट रिकॉग्निशन करेंगे प्रॉफिट का, यस सर। तो भाई मैंने जो एसेट बेचा था मैं उसकी कॉस्ट देखूंगा। देखो इन्वेस्टमेंट कितने की बेची थी, 5100 की, ये एसेट इंक्रीज हुआ था, ये एसेट डिक्रीज हुआ था। तो सर जी कैश आया तो मेरे को जो बुक वैल्यू है वही कम करनी पड़ेगी टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, कितने, 5100, कि भाई मैंने 7,000 का शेयर बेचे, 200 मेरी कमीशन लगी, 68 बचा, और थी कितने की अमाउंट, 5100। तो कितना अमाउंट बचा, 1,700 रुपए, ये मेरा है प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज। अगर कम पे बेचता, 5,000 का बेचता, तो लॉस को मैं डेबिट कर देता। नेक्स्ट आइए, गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000, ब्रोकरेज पेड। अब देखो गुड्स का केस है तो मैं ब्रोकरेज को सेपरेट रिकॉर्ड करूंगा। आप दो एंट्रीज भी बना सकते हैं, एक भी, परचेजेस टू कैश 5,000, उसके बाद ब्रोकरेज की एंट्री
ब्रोकरेज ऑन परचेजेस डेबिट टू कैश, 100 रुपए 100 रुपए। क्लियर टू ऑल। अब इसमें खास बात क्या रहेगी, जो ब्रोकरेज ऑन परचेजेस है दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आइए, गुड्स सोल्ड फॉर 6000, ब्रोकरेज पेड 150, तो आप इसमें भी 2 एंट्रीज बनाइए, कैश डेबिट टू सेल्स 6000 रुपए, 150 की जो ब्रोकरेज दी खर्चा है आपके लिए, ब्रोकरेज ऑन सेल्स। फीलिंग मत ले जाना, गुड्स बेची है, ब्रोकरेज भी आ रही है, यहां पर भी एक्सपेंस है और यहां पर भी एक्सपेंस ही है, बस ब्रोकरेज ऑन परचेज और ब्रोकरेज ऑन सेल्स। ये वाली ब्रोकरेज या कमीशन अगर होती तो ये हमारी जाएगी P&L में, इतना फर्क रहता है। टू कैश 150। अच्छा, यही अगर एसेट होता ना, एसेट में आप नेट करके 5850 की सेल दिखा देते, वहां ऊपर परचेज 5100 रुपए की बन जाती। ये वाली ब्रोकरेज कहां जाएगी सर? ट्रेडिंग अकाउंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट, मशीनरी परचेज की 10,000 रुपए की, वेजेस दिए 1000 रुपए। अब एसेट के साथ जुड़ा हुआ खर्चा एसेट की कॉस्ट में क्या कर रहे थे हम? ऐड। तो सर जी मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 एक खर्च हुआ, वेजेस जो गए एक, शगुन पड़ गया 11,000 टू कैश 11,000। अब सर गुड्स के केस में यही होगा अगर, तो परचेजेस डेबिट एक ही एंट्री बना दूं, 10,000 रुपए, 2 ही बना दो सर जी, कहां हम दिमाग चलाएंगे, नन्ना से छोटा सा। लो बेटा, एक एंट्री होगी, वेजेस गए तो वेजेस अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू कैश 1000 रुपए। क्लियर टू ऑल। चलिए, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड, कार्टेज पे की परचेजेस पर, जो परचेजेस पर कार्टेज होती है उसको हम बोलते हैं कार्टेज और कैरेज इनवर्ड। गुड्स आ रही हैं इनवर्ड, उन पर कैरेज पे हुआ, कैरेज इनवर्ड। इसी तरह बेची है तो कैरेज आउटवर्ड। ठीक, दोनों हैं हमारे लिए क्या? खर्चा। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया। ये एंट्रीज आई होप आती हैं, फटाफट से कीजिए, फिर आगे चलें। देखिए, कैरेज पे की गुड्स पर खर्चा है सर, बस नाम आ जाएगा कैरेज इनवर्ड, अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। इसी तरह सर अगर कैरेज आउटवर्ड है, वो भी मेरे लिए खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्क क्या रहता है? दोनों ही एक्सपेंस है, ये वाला जाएगा ट्रेडिंग में और ये वाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 1000 1000 1000 1000। इसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, हमने इसको बिजनेस का खर्चा माना। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड, कार्टेज पे कर दी। सर कैश गया? हाँ गया, टू कैश 1000 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर मिस्टर जेड। इसका क्या मतलब है सर? हमारा एक कस्टमर था, जिम्मेवारी उसकी थी, पेमेंट हमने कर दी, तो सर इस बार ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने जेड के बिहाफ पे पेमेंट की है, कल को मैं जेड से रिकवर कर लूंगा। तो इसका मतलब जेड से पैसे लेने हैं। हाँ, तो मिस्टर जेड डेबिट, जेड हैज बिकम अवर एसेट, कि भाई साहब आपके बिहाफ पे हमने 1000 रुपया दे दिया। नरेशन में आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि गुड्स बेची थी और उसके कस्टमर के बिहाफ पर हमने कार्टेज पे कर दी। कार्टेज यहां पे एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड या कार्टेज आउटवर्ड नहीं आएगा। देन ऑफिस रेंट पेड, सर कितना सिंपल है, ऑफिस रेंट या रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। बिल्कुल सही है बच्चे। हाउस रेंट पेड,
अब घर का रेंट पे किया, वो बिजनेस की जिम्मेवारी नहीं है। कौन सा अकाउंट? ड्रॉइंग्स अकाउंट। डेबिट टू कैश, कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। कितने रुपए? 3000 रुपए। अच्छा, ऑफिस रेंट हैज बिकम अवर एक्सपेंस। ये हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। अब आइए इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पे करना प्रोप्राइटर की जिम्मेवारी है। बिजनेस ने उसका खर्चा पे कर दिया, तो बिजनेस की जेब से पैसा जा रहा है प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए। क्या आ जाएगा सर जी? ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 2000। फिर से कैपिटल डिक्रीज और एसेट डिक्रीज। अब सर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, रिफंड आया, बिजनेस में कैश आया। जैसे बैड डेट रिकवर्ड होता था तो आप एंट्री क्या बनाते थे? जब बैड डेट्स होते थे तो आप एंट्री बनाते थे बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट टू कस्टमर। उसमें आप बैड डेट्स को एक्सपेंस मानते थे। जब यही पैसा रिकवर होता था आप लिखते थे कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आप इसको अपना रेवेन्यू मानते थे। अब जो इनकम टैक्स रिकवर हुआ है, क्या मैं उसको अपना रेवेन्यू मान सकता हूं? रेवेन्यू तो मानता अगर मैंने इनकम टैक्स पेड को अपना खर्चा माना होता। खर्चा नहीं है, उसकी पर्सनल आइटम है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का पर्सनल पैसा बिजनेस में आ रहा है, इट विल अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इट इज लाइक हिज इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 500। गॉट इट? नेक्स्ट एंड लास्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब हर टैक्स ड्राइंग में नहीं जाता, म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस की जिम्मेवारी है। तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्स को एक्सपेंस माना जाएगा। कितने रुपए? 1000 रुपए टू कैश अकाउंट। 1000 रुपए। नाउ सर, अब अगर इसका रिफंड आता सर जी तो बड़ा सिंपल था, कैश अकाउंट डेबिट टू उतनी अमाउंट से मैं म्युनिसिपल टैक्स को कम कर देता, खर्चे को रिड्यूस कर देता। सही है? वैसे आपके सिलेबस में ऐसी एंट्री नहीं है, जो भी अमाउंट रहे, लेकिन लॉजिक बताने के लिए कि उसके रिफंड को ऐसा क्यों मान रहे हैं और इसके रिफंड को, अगर इसका रिफंड आएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, इनकम नहीं मान सकते। फाइन, होप एंजॉयड योर एंट्रीज। थैंक यू, गुड बाय।